हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सोशोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपकी सोशोलॉजी की जो दोनों बुक हैं उनमें जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो और बनाई हुई है। पहली वीडियो हमारी जो है क्लास 12 सोशोलॉजी रिवीजन 2026 नाम से है। इसमें आपको दोनों बुक के जितने भी चैप्टर हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे कवर किए गए हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। साथ ही जो दूसरी वीडियो हमने बनाई है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको दोनों बुक के, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप इस वीडियो को भी बिल्कुल ध्यान से देख लेना। तो ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जो क्लास 12 सीएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट बुक जो आपकी है भारतीय समाज, इसमें टोटल आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो इन चारों चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, जनसांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा से हुई है। तो जनसांख्यिकी शब्द जो है वो यूनानी भाषा से निकला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग 1000 स्त्रियों पर एक वर्ष में पैदा हुए जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रजनन दर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई थी? यानी किस सरकार के काल में आप देखेंगे जबरन नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया था? तो ये देखेंगे आप, आपातकाल का टाइम था। कांग्रेस ने ये चीज जो है करी थी अपने टाइम पीरियड में, जब जबरन नसबंदी करी जा रही थी लोगों की। तो एक कार्यक्रम था जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जनसांख्यिकी शब्द सबसे पहले प्रयोग माल्थस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 से हुई थी। ठीक है। तो ब्रिटिश द्वारा करवाई गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं जन्म दर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नया नाम क्या रखा गया था? तो ये था आपका राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है। तो ये नया नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहला देश है जिसने डैश में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। तो 1952 में भारत ने अपनी जनसंख्या जो नीति थी उसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विज्ञान की 3 बुनियादी चरण सिद्धांत में किसका उल्लेख है? ठीक है। तो इसमें किस चीज के बारे में बताया जाता है? तो इसमें जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का है। ठीक है। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, जनसंख्या का बढ़ना ही गरीबी और कुपोषण का कारण है। ठीक है। और इसका कारण बता रहा है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है और खाद्य सामग्री जो है वो गणितीय अनुपात से बढ़ती है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, तो पहला जनसंख्या का बढ़ना ही गरीबी और कुपोषण का कारण है, तो ये तो नहीं है, तो माल्थस ने कहा था, लेकिन बाद में इसकी आलोचना हुई थी, तो ये गलत है। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है, ये बात सही है, और खाद्य सामग्री जो है वो गणितीय अनुपात से बढ़ती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि डी ए जो है इसका असत्य है, लेकिन आर जो है वो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है ये भी, जब समाज तकनीकी रूप से उन्नत अवस्था में पहुंचता है तब जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर के करीब पहुंच जाती है। बिल्कुल सही है। कम जन्म दर व कम मृत्यु दर के कारण वृद्धि दर भी कम हो जाती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, और ये जो अभिकथन कहा गया है वो कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकारिक जनसांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो आकारिक जनसंख्या होती है उसमें जनसंख्या के आकार और मात्रा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी अध्ययन का प्राथमिक विषय क्या है? तो देखो इसके अंदर जनसंख्या की गतिशीलता और विशेषताएं जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या की संरचना और गठन किया जाता है इसका अध्ययन। जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े भी देखे जाते हैं। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को भी देखा जाता है। तो इसका मतलब इन सभी चीजों का अध्ययन जो है जनसांख्यिकी में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? तो देखिए, जनसंख्या पिरामिड जो होता है वो विभिन्न आयु समूहों के वितरण को दर्शाने वाला एक आरेख होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के विकास के लिए कौन सी दो प्रक्रियाएं घटित हुई थी? तो इसके अंदर आप देखेंगे सांख्यिकी का विकास हुआ था और राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसी समय आप देखेंगे समाजशास्त्र का जो विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय भारत की आप देखेंगे जनसंख्या जो थी वो 121 करोड़ थी और आज के टाइम में आप कह सकते हैं 140 करोड़ से ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? तो प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की जो औसत संख्या होती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश फ्लू का प्रभाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रभाव आप 1918 से 19 में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य जो है वहां पर आप देखेंगे जो साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो देखिए शिक्षा और जागरूकता फैला के भी कंट्रोल किया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके भी किया जा सकता है, परिवार नियोजन द्वारा भी किया जा सकता है, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये पुर्तगाली शब्द से निकला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था में कितनी श्रेणियां होती थी? तो वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे 4 श्रेणियां होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत प्रत्येक जाति के समाज में विशिष्ट स्थान को दर्शाता है? ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है वो है संपूर्णता और अधिक्रम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध जातियों की विशेषताएं क्या थी? तो जो अशुद्ध जातियां होती थी उनको आप देखेंगे निम्न जाति और कमजोर वर्ग कहा जाता था, क्योंकि इनकी जाति निम्न थी तो निम्न काम करते थे, तो इसलिए ये वर्ग जो था वो हमेशा आपको कमजोर दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्नता और अलगाव के सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? तो देखिए विभिन्नता और जो अलगाव का सिद्धांत था वो जातियों को मिश्रित होने से बचाने के लिए किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्णता और अधिक्रम के सिद्धांत में प्रत्येक जाति का क्या स्थान होता था? तो विशिष्ट स्थान होता था और क्रम होता था, उसी के आधार पर समाज में उनको व्यवहार करना होता। ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने जातियों की सूचियों को वैधता प्रदान की थी? तो 1935 का जो भारत अधिनियम था उसके तहत आप देखेंगे कि जातियों की सूचियों को वैधता दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश प्रशासक ने जातियों की सामाजिक स्थिति निर्धारित की थी? तो जो हॉर्बर्ट रिजले थे इन्होंने जातियों की सामाजिक स्थिति जो है निर्धारित की थी। ठीक है। नेक्स्ट है विवाह मूलक नातेदारी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो विवाह के द्वारा आप देखेंगे देवर, भाभी, साला, साली, सास, ससुर, ये जो सारे होते हैं वो विवाह मूलक जो नातेदारियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत मध्य भारत में रहती है? तो 85% जो है वो मध्य भारत में रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों की कुल जनसंख्या भारत की समस्त जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये आप देखेंगे 8.2% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो सबसे पहले इसे देखेंगे आप M.N. श्रीनिवास ने जो है ये बात कही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा जाति एक वंद वर्ग है? ठीक है, तो मजूमदार जो थे उन्होंने कहा था कि जो जाति होती है वो एक बंद वर्ग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आयन कल्ली जो कि एक दलित एवं निम्न जातियों के नेता थे, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म केरल राज्य में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फुले ने जो है आप देखेंगे सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका जो है वो बनी थी? तो सावित्री बाई फुले जो थी वो पहली बालिका विद्यालय की प्रधान अध्यापिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो आप देखेंगे जो श्री नारायण गुरु थे उन्होंने ये जो नारा सबसे पहले दिया था। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें अस्पृश्यता के क्या आयाम हैं? तो अस्पृश्यता क्या होती है? तो अस्पृश्यता आप देखेंगे अपवर्जन व बहिष्कार का सामना करते हैं लोग जो अस्पृश्य होते हैं, उनका अनादर किया जाता है, शोषण भी किया जाता है। तो इसका आंसर आप उपरोक्त तीनों कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो सबसे पहले करी थी ओबीसी के आरक्षण की जो बात करी गई थी पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो काका कालेकर जो समिति थी उसके द्वारा ये बात जो है उठाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में आप देखेंगे अस्पृश्यता जो निवारण प्रावधान जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है।
सुनी सुनाई बात पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना लेना क्या कहलाता है? तो ये आपका पूर्वाग्रह कहलाता है, यानी किसी के बारे में पहले से कोई चीज जो है अपने मन में बिठा लेना। नेक्स्ट है विषमता क्या दर्शाती है? तो विषमता जो होती है आप देखेंगे संसाधनों, अवसरों और प्राधिकारों की जो है असमान वितरण आपको देखने को मिलती है। तो जहां विषमता होती है वहां पर आप देखेंगे भाई संसाधन और अवसर जो होते हैं वो उच्च वर्ग के लोगों को मिल जाते हैं और निम्न वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाते। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक असमानता क्या होती है? तो सामाजिक असमानता का मतलब भाई संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो सारे संसाधन और अवसर ले जाते हैं और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पाती। तो इसे ही क्या कहा जाता है? सामाजिक असमानता कहा जाता है। ठीक है। सामाजिक संसाधन पूंजी के अंतर्गत कौन सा रूप शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो जैविक पूंजी होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसमें आप देखेंगे जो सामाजिक संसाधनों का जो है असमान वितरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था में अछूत किसे कहा जाता था? तो ये उन लोगों को जिन्हें जाति व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है ना, जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था से बाहर थे वो अछूत कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन में स्त्रियों को कौन से मूल अधिकार घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे? तो कौन से अधिकार दिए गए थे महिलाओं को? समानता का अधिकार दिया गया था, मताधिकार का प्रयोग के लिए अधिकार की बात कही गई थी, प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार की बात कही गई थी। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय कब लिया गया था? तो इसको लागू करने का निर्णय 1990 में आप देखेंगे लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि शब्द को किस शब्द से बदलना उचित है? तो आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त होते हैं लोग, इस रूप में इसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी नीति जो है वो महत्वपूर्ण है? सबसे पहले भाई वन प्रबंधन नीति अपनानी चाहिए, भूमि अधिकार नीति बनानी चाहिए और समावेशी विकास नीति भी अपनानी चाहिए। तो ये उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था में उच्च जाति के सदस्य क्या विशेष अधिकार रखते हैं? तो आप देखेंगे समाज में जो है विशेष स्थिति और लाभ जो होता है जाति व्यवस्था में जो उच्च जातियां होती हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी शब्द को कब गढ़ा गया था? तो आदिवासी शब्द आप देखेंगे 1930 के दशक में गढ़ा गया था, जब जंगली लोगों को, जो जंगल में रहते थे आदिवासी लोग रहते थे, उनको जब विस्थापित किया जाने लगा ब्रिटिश के द्वारा, तब उस समय वो अपनी मांग जो उठाते थे तो उस समय इन्होंने अपने लिए आदिवासी शब्द का जो है उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक पूंजी में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो आर्थिक जो पूंजी होती है उसमें आप देखेंगे सारी जो भौतिक संपत्ति और आय होती है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्त्रियों की समानता के लिए संघर्ष कौन कर रहा था? तो यहाँ पर आप देखेंगे गोविंद महादेव रनाडे जी ने संघर्ष किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्ताना ड्रीम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो लिखी थी वो बेगम रुकैया द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष में किस सामाजिक सुधारक ने नेतृत्व किया था? तो ज्योतिबा जो फुले थे उन्होंने जो है इसके लिए नेतृत्व किया था समाज सुधार में। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कि भाई जातीय और लैंगिक अत्याचार जो है वो खत्म होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है भारत में कुल कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां जो हैं बोली जाती हैं? तो भारत में आप देखेंगे 1632 जो है भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां आपको देखने को मिलेगी। भारत में संविधान की कौन सी सूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है आप देखेंगे 22 भाषाओं को जो स्थान दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक पहचान किस पर आधारित होती है? तो सामुदायिक पहचान जो होती है वो जन्म तथा अपनापन पर जो आप देखते हैं ये आधारित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र राज्य की विशेषता क्या है? तो राष्ट्र राज्य जो होता है वहां पर आप देखेंगे एक निश्चित क्षेत्र, संप्रभु शक्ति और नागरिकता की जो पहचान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास राज्य का पुनर्गठन किन के आधार पर किया गया था? तो जो आप देखते हैं मद्रास राज्य जो था वो भाषा के आधार पर जो है किया गया था। तो एक बड़ा आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता किस प्रकार की विचारधारा है? तो ये आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषताएं होती हैं? तो आप धर्मनिरपेक्षता की जब बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है नागरिक समाज में कौन से संगठन शामिल होते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे गैर सरकारी संगठन भी शामिल हो सकते हैं, राजनीतिक दल भी शामिल हो सकते हैं, मीडिया और श्रमिक संघ भी शामिल हो सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई व्यक्ति किससे सूचना प्राप्त कर सकता है, तो भाई कोई भी व्यक्ति जो है इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण यानी जितनी भी सरकारी काम करने वाली एजेंसियां उन सबसे जो है इस अधिनियम के दायरे में आती हैं, तो आप जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सत्तावादी शासन के दौरान निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसमें अगर आप देखेंगे नागरिक स्वतंत्रता छीनना, तो ये तो गलत है। ठीक है ना, नागरिक स्वतंत्रता तो सबको दी गई थी। सेंसर व्यवस्था लागू करना, ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है। संसद ये सही है, ठीक है, गलत नहीं है। और संसद को निलंबित करना, तो ये भी सही है। भाषा की स्वतंत्रता होना, तो भाषा की स्वतंत्रता होना जो देखोगे ये सही नहीं है। ठीक है। यानी अगर सत्तावादी शासन है तो वो नागरिकों की स्वतंत्रता जो होती है वो छीन लेगा। ठीक है। और सेंसर व्यवस्था तो वो लागू करेगा ही करेगा, और संसद को भी वो निलंबित कर देता है। और भाषा की स्वतंत्रता तो हो ही नहीं सकती, यानी जो निरंकुश शासन होता है, सत्तावादी शासन होता है, वहां पर कभी भी लोगों की आवाजों को नहीं उठने दिया जाता, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। राज्य का एक ऐसा निकाय होता है, राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। यह परिभाषा किसकी थी? ठीक है, तो ये परिभाषा जो थी वो थी मैक्स वेबर की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2000 में कौन सा राज्य बनाया गया था? तो सन 2000 में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ भी आया था, उत्तरांचल भी बना था और झारखंड भी बना था, यानी उपरोक्त सभी आप देखेंगे 2000 में बनाए गए राज्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आक्रामक राजनीतिक विचारधारा जो धर्म से जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है। सेकंड बुक के एमसीक्यू देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे टोटल आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है। इन पांचों चैप्टरों के अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, संरचनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? तो देखिए संरचनात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो समाज की संस्थाओं के नियमों में जो परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण भारत में कौन सा आधुनिक तत्व आया था? तो यहाँ पर आप देखेंगे संसदीय और विधि व्यवस्था जो है यहाँ पर शुरू हुई थी जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवाद का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अधिक से अधिक क्या किया जाए, लाभ कमाया जाए, संसाधनों को लगाया जाए और उन संसाधनों को लगा के ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने किस फसल की खेती को बढ़ावा दिया था? तो आप देखेंगे चाय को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना 1698 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी? तो ये हुई थी हुगली नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशवाद की देन क्या है? तो भारत में उपनिवेशवाद की अगर आप देन देखेंगे तो आधुनिक विचार और जो संस्थाएं हैं वो आधुनिक जो भारत में उपनिवेशवाद था उसकी देन आपको देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशवादी शासन के दौरान भारतीय मजदूरों को कहाँ भेजा जाता था? तो आप देखेंगे उस समय काफी बड़ी मात्रा में अफ्रीका और अमेरिका में भेजा जाता था ताकि वहां पर जो है श्रम का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में औद्योगिकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पुराने नगरीय केंद्र थे उनका पतन हो गया और नए जो नगरीय केंद्र थे वो उभर कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन और भारत के औद्योगिकरण में क्या अंतर था? तो देखिए ब्रिटेन में जो लोग वो नगरों में गए और भारत में आप देखेंगे लोग कृषि की ओर गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे धीरे धीरे जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो खत्म हो रही थी, तो लोग क्या कर रहे थे दोबारा से खेती की तरफ लौट रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनका जो हस्तशिल्प और हाथ के काम थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के औद्योगिक नगरों का एक उदाहरण है? तो भारत में आप देखेंगे औद्योगिक नगर जो था वो था बंबई, जो था वो एक प्रमुख औद्योगिक नगर था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय शिक्षा पद्धति का क्या उद्देश्य रखा था? तो वो चाहते थे भाई कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में ये सहयोग करेगा। ठीक है, अपने जैसे लोगों की मानसिकता में मानसिकता को बढ़ावा देगा। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति का जो था उसको खत्म करके अपनी शिक्षा पद्धति जो है लाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी देशों में किस प्रकार का जो है समाज विकसित हुआ है?
तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि औद्योगिक और नगरीय समाज जो है वो विकसित हुआ था, ठीक है, क्योंकि इस समय बड़े पैमाने पर जो काम वगैरह होने लग गए थे, उद्योग वगैरह आने लग गए थे, तो इस समय आप देखेंगे औद्योगिक समाज जो ज्यादा विकसित हो रहा था, और जहाँ पर उद्योग थे वहाँ नगरीय समाज भी जो है विकसित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता की स्थापना जो थी वो जॉब चॉर्नोक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक केंद्रों के लिए किन नगरों का उपयुक्त माना गया है? तो आप देखेंगे बम्बई, कोलकाता और मद्रास, ठीक है, जो समुद्र से सटे जो क्षेत्र थे उनको ज्यादा प्रोत्साहित किया गया औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किस प्रकार के नगरों का विकास प्रमुख रूप से हुआ था? तो आप देखेंगे यहाँ पर ज्यादातर औद्योगिक और जो व्यापारिक नगर थे वो ज्यादा जो है आप देख रहे हैं विकसित हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य ये था कि भाई आर्थिक स्थिति में सुधार और सामाजिक न्याय सबको मिल सके, तो इसी पे सबसे पहले बात करी गई थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत में औद्योगिकरण लाने की बात कही गई थी, ठीक है। सेकंड चैप्टर देखते हैं, उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण और नगरीकरण ने भारतीय समाज में क्या स्थापित किया था? तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत में संरचनात्मक बदलाव उभर कर आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में आधुनिकता के सामाजिक आंदोलनों को किस प्रकार के विचारों ने प्रभावित किया था? तो आप देखेंगे पश्चिमी जो शिक्षा आई थी, पश्चिमी शिक्षा के आने से यहाँ पर लोगों के विचारों में काफी बदलाव आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध किया और किस सिद्धांत की सहायता की थी? ठीक है, तो आप देखेंगे उन्होंने सती प्रथा का जो है विरोध किया था, भाई सती प्रथा गलत है, और आधुनिक सिद्धांत और हिंदू शास्त्र के जरिए जो ये सती प्रथा थी उसको गलत बताया कि भाई ये जो आप सती प्रथा की बात करते हैं ये हमारे धर्म शास्त्र में भी नहीं है और हिंदू शास्त्र में भी नहीं है, उसकी आपको सही से व्याख्या पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो इसे उन्होंने गलत बताया था। नेक्स्ट है, गोविंद महादेव रनाडे ने विधवा विवाह के समर्थन में क्या किया था? तो उन्होंने भाई नई पुस्तकें लिखी, विधवा विवाह पर शोध भी किया, शास्त्रों की भी व्याख्या करी इन्होंने, तो ये सारे काम जो है उन्होंने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1914 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने कहाँ महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला था? तो सबसे पहले ये पुणे में खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण शब्द डैश ने दिया था? तो ये दिया था मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण का क्या प्रभाव होता है? तो सांस्कृतिकरण से आप देखेंगे जीवन पद्धति में जो है बदलाव आता है, यानी जो पहले जीवन पद्धति होती है उसमें बदलाव करके नई जीवन पद्धतियों को जो है अपनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण की आलोचना में कौन सा बिंदु सही नहीं है? ठीक है ना, तो कौन सी चीज सही नहीं है? तो देखिए असमानता को मान्यता देना ये तो सही है, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण करना ये भी सही है, दलित संस्कृति को पिछड़ा मानना ये भी सही है, तो इसका मतलब ये वाला जो आप देखेंगे सही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस और टेलीग्राफ का क्या प्रभाव था? ठीक है, तो इससे आप देखेंगे क्या बदलाव आया था? तो इसमें आप देखेंगे संचार में बड़ी मात्रा में आप देखेंगे जो है सुधार आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना करी थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो थी वो लिखी थी कांदुकिरी विरिले वीरेसलिंगम ने, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1864 में मद्रास का दौरा किया था? तो मद्रास का दौरा आप देखेंगे इस समय केशव चंद्र सेन ने बदलावों के लिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या थी? तो आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है भाई कि विज्ञान और उपयोगिता को जो है महत्व देना, ठीक है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? आधुनिकीकरण। जब लोग तर्क, सोच और वैज्ञानिक को महत्व देने लगते हैं, वैज्ञानिकता को महत्व देने लगते हैं, तो क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण द्वारा भारतीय समाज में किस तरह का परिवर्तन हुआ है? तो आप देखेंगे पश्चिमी जीवन शैली और वस्त्रों का उपयोग बड़ी मात्रा में भारत में किया जाने लगा, ठीक है, तो ये पश्चिमीकरण का ही भारतीय समाज में प्रभाव है कि आज हम जो भी पहनते हैं, खाते पीते हैं, उसमें काफी प्रभाव हमें जो है पश्चिमीकरण का देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो आप देखेंगे 60% लोग जो थे गांव में रहते थे, ठीक है। बड़े भूमि स्वामी को क्या कहा जाता था? तो जिसके पास बड़ी भूमियां होती थी उनको जमींदार कहा जाता था, ठीक है। काश्तकार
पट्टेदार कौन होते थे? जो दूसरों की जमीनों पे किराए पर काम करते थे, किराए पर लेकर काम करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? काश्तकार या पट्टेदार कहा जाता। ठीक है। सूखी मजदूर किसे कहा जाता था? जो खेती और मजदूरी दोनों करते थे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते थे? सुखी मजदूर कहते थे। सुखी मजदूर होते थे क्योंकि उनके पास अपनी खेती भी थी और मजदूरी के द्वारा भी जो है वो कमा लेते थे, इसलिए उन्हें सुखी मजदूर कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति किस लिए लेके आई गई थी? तो हरित क्रांति का मेन मकसद ये था कि भाई उत्पादन जो क्षमता है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो हरित क्रांति सबसे पहले कुछ ही क्षेत्रों में लागू करी गई थी जहां पर सिंचाई व्यवस्था और अच्छी जमीनें थी, तो वहां पर आप देखेंगे हरित क्रांति जो है वो लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में किस प्रकार की फसलें प्रमुख थी? तो खाद्यान्न फसलों पर जो है वो ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के लिए कौन सी चीज जरूरी थी? तो इसके लिए आप देखेंगे उन्नत बीज, सिंचाई और खाद। ठीक है। इन सब चीजों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य था कि भाई भूमि का समान वितरण किया जाए। ऐसा नहीं कि भाई बहुत लोगों के पास बहुत सारी जमीन हो और कुछ लोगों के पास जमीन ही ना हो, सबको एक ऐसी नीति अपनाई जाए जिसके तहत सबको जमीन दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा का अंत किसके तहत हुआ था? तो जमींदारी प्रथा जो थी वो भूमि सुधार के द्वारा जो है वो खत्म की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदा खेती में क्या होता है? तो देखिए संविदा जो खेती होती है उसमें किसान कंपनी के लिए उत्पादन करता है। ठीक है, तो टाई अप हो जाता है कंपनी के साथ, कंपनी जो कहती है उस तरह की जो है खेती उनको करनी होती है। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आप देखेंगे तकनीक का विकास हुआ है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कारण। ठीक है। सतत कृषि का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए सतत कृषि जो होती है वो पर्यावरण की रक्षा और उत्पादन बनाए रखने के लिए की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हानिकारक जो उर्वरक वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसानों की समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं और कर्ज जो होता है एक किसान के लिए सबसे प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई हमेशा आपदाएं आ जाती हैं जिनसे उनकी खेती भी खराब हो जाती है और उनको खेती करने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। निम्न में से कौन सी योजना किसानों के लिए है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आप देखेंगे किसानों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा आत्महत्या करने के क्या कारण हैं? तो किसान भाई बैंक का कर्जा ज्यादा हो जाता है, फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, खेती नहीं हो पाती है, तो इन सारे कारणों से किसान जो है आत्महत्या करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान था? तो आप देखेंगे डॉक्टर AMS स्वामीनाथन जो थे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत में हरित क्रांति लाने में। ठीक है। नेक्स्ट है, सबल स्कीम केंद्रित किस पे होती है? तो ये आप देखेंगे ये मातृत्व लाभ पर केंद्रित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया था? तो भूमि प्रबंधन किया गया, सहकारी कृषि की भी व्यवस्था करी गई थी, चकबंदी भी की गई थी, तो कह सकते हैं इनमें से सभी पर जो है भारत सरकार ने जोर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो मशीनों का, क्योंकि औद्योगिकरण में आप देखेंगे ज्यादातर काम जो है मशीनों द्वारा किया जाता है। औद्योगिकरण के कारण श्रमिक क्या नहीं देख पाता? तो श्रमिक कभी भी भाई उत्पादन प्रक्रिया नहीं देख पाता। ठीक है। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण के साथ किसकी संख्या बढ़ती है? तो औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे सामाजिक विभाजन जो है वो भी बढ़ने लग जाता है। औद्योगिक समाज में श्रम का कौन सा विभाजन शामिल होता है? भाई श्रम विभाजन शामिल होता है। औद्योगिक समाज की बात कर रहे हैं, अगर श्रम का विभाजन ही शामिल होगा, क्योंकि औद्योगिक समाज में ज्यादातर लोग श्रम ही करते हैं, काम ही करते हैं। औद्योगिकरण का एक सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो औद्योगिकरण का आप देखेंगे सकारात्मक प्रभाव ये होता है कि औद्योगिकरण के बाद जो नगरीकरण आता है वहां पर जाति समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था वहां पर देखने को नहीं मिलती। भारत में औद्योगिकरण को किस रूप में देखा जाता है? तो भाई देखा जाता है तेज प्रक्रिया, यानी एकदम से प्रक्रियाएं होती है जिससे बहुत सारे बदलाव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILO का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम श्रमिक किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो आज भी आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की एक विशेषता क्या है? निजी स्वामित्व। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं वो सरकारी होते हैं, तो इसमें निजी स्वामित्व नहीं होता, सरकार का नियंत्रण होता है, लाभ का उद्देश्य नहीं होता बल्कि सामाजिक न्याय के लिए काम किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा B और C दोनों जो है आपके सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में क्या नहीं मिलता? असंगठित क्षेत्र में वेतन मिलता है, पेंशन नहीं मिलती, रोजगार मिलता है, काम मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? तो भारत में आप देखेंगे जो औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई थी वो शुरू हुई थी 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास में कौन सा उद्योग प्रमुख था? तो उद्योग विकास में आप देखेंगे सरकार ने सबसे ज्यादा भारी उद्योगों में जो है काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे जो सरकारी क्षेत्र होते हैं और निजी क्षेत्र होते हैं वो दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो दोनों सरकारी और निजी क्षेत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण का क्या अर्थ होता है? तो निजीकरण का अर्थ है भाई कंपनियों को बेचना। ठीक है ना, तो निजीकरण मतलब पहले सरकारी कंपनियां थी उनको अगर बेच दिया गया तो उनका क्या हो जाता है? निजीकरण, यानी प्राइवेट हाथों में चली जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के क्षेत्र में कौन सा नया विकल्प इस टाइम उभर कर आ रहा है? तो आप देखेंगे स्वरोजगार जो है वो नया विकल्प उभर कर आ रहा है। नेक्स्ट है, असंगठित भारत कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 2007 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी व्यवस्था में क्या शामिल होती है? तो टेक्नोलॉजी व्यवस्था में आप देखेंगे मशीनों का जो है उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आज के टाइम में आप देखेंगे औद्योगिकरण से सबसे ज़्यादा जो है वो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उभर कर आई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में औद्योगिकरण का एक प्रभाव क्या है? तो गांव में जो औद्योगिकरण हो रहा है उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे रोजगार के जो है नए अवसर जो है मिल रहे हैं लोगों को। नेक्स्ट है, उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में कौन सा सुधार हुआ है? तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्पादनों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिला है, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने पर कौन सी चुनौतियां सामने आई हैं? तो आप देखेंगे परंपरागत जो लघु उद्योग था उनका ह्रास हो रहा है, वो कम हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं। बेकारी भी आपको देखने को मिलती है इसी कारण। ऋणग्रस्तता में भी वृद्धि हुई है। तो आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उदारीकरण की देन है? तो बाजारवाद, वैश्वीकरण, निजीकरण, तो ये सारे आप देखेंगे ये उदारीकरण की ही देन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण की प्रक्रिया में प्रभाव स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में कौन सा सुधार हुआ है? तो आप देखेंगे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्पादन की जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिला है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। सामाजिक आंदोलन किस सदी में अधिक विकसित हुए हैं? तो आप देखेंगे ये 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, यानी अगर ज़्यादा देखें तो 18वीं के बाद 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक आंदोलन ज़्यादा उभर कर आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन किन मुद्दों के खिलाफ होते हैं? तो देखिए सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो हमेशा शोषण और असमानता के खिलाफ होते हैं। ठीक है। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति कैसी होती है? तो ये सामूहिक होती है, लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन का विरोधी आंदोलन किसके खिलाफ होता है? तो आप देखेंगे ये परंपरा के खिलाफ जो बदलाव लाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? तो सुधारवादी आंदोलन आप देखेंगे ज्यादातर आंशिक सुधार करने के लिए किए जाते हैं, कि भाई समाज में कुछ समस्याएं, उस समस्याओं के सुधार के लिए जो है सुधारवादी आंदोलन चलाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है? तो ये पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, यानी समाज में जो भी परिवर्तन है वो पूरी तरह से होना चाहिए, तो ये लोग क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण आंदोलन का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आप देखेंगे तो जो चिपको आंदोलन था वो पर्यावरण आंदोलन था, जिसके अंदर लोग पेड़ों से चिपक गए थे और पेड़ों को काटने से मना कर रहे थे। नेक्स्ट है, नया सामाजिक आंदोलन किस पर केंद्रित होता है? तो जो भी नया सामाजिक आंदोलन होता है आप देखेंगे जीवन स्तर और पर्यावरण पे आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन का कब प्रमुख रूप से शुरू हुआ था? तो आप देखेंगे 1858 से 1914 में प्रमुख तौर पर आपको किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो नील आंदोलन जो था वो 1859 से 62 के मध्य में हुआ था। ठीक है। तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तो तेलंगाना में जो आंदोलन हुआ था वो किसानों के द्वारा किया गया था, तो किसानों से संबंधित। ठीक है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन भी आप देखेंगे वो जो था वो भी किसानों से ही संबंधित था, किसानों ने भी यहाँ पर आंदोलन चलाया था फसल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, मजदूर आंदोलन किससे संबंधित होते हैं? तो मजदूर आंदोलन जो होते हैं वो श्रमिक अधिकार के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जाति आधारित आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक समानता के लिए आप देखेंगे जातिगत आंदोलन जो है ज्यादातर सक्रिय होते हैं। ठीक है।
दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दलित लोग क्या चाहते थे भाई? समान अधिकार चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए थे। ठीक है। आदिवासी आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा क्या होता है? तो वो चाहते हैं भाई उनकी जो भूमि है उनको वहां पे उनको अधिकार दिया जाए, तो उनके आंदोलन का प्रमुख यही कारण होता है। झारखंड राज्य कब बना था? तो झारखंड राज्य आप देखेंगे 2000 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला आंदोलन भाई अपनी स्वतंत्रता और अपने समान अधिकार के लिए लड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन के मुख्य बिंदु कौन से हैं? तो भूमि का अधिग्रहण, ऋणों की वसूली, वनों का राष्ट्रीयकरण। तो उपरोक्त तीनों मुद्दे जो हैं इससे संबंधित हैं। ठीक है। चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? तो इसकी अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर संघ की स्थापना कब हुई है? तो मजदूर संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन विरोध के साधन है? तो किसके द्वारा किया जाता है? आप देखेंगे मसाल जुलूस, नुक्कड़ नाटक, काले कपड़े पहनना। तो ये सारे जो हैं आप देखेंगे आंदोलनों के जो है ये इनके द्वारा जो है आंदोलन किए जाते हैं। तो ये सारे आंदोलनों के जो है स्वरूप हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन के मुख्य बिंदु कौन से थे? तो जनजातीय बिंदु वही भूमि का अधिग्रहण, ऋणों की वसूली, वनों का राष्ट्रीयकरण, उपरोक्त तीनों। तो रिपीट हो गया ये। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। धन्यवाद।